नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें पहली बार इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था। यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते थे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स दिए गए थे मोंटेगू और चेम्सफोर्ड द्वारा। एडविन मोंटेगू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया उस समय के, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन दोनों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट पास हुआ था। तो देखते हैं इसके मेन फीचर्स। फर्स्ट वन वाज वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को शामिल करना। इस एक्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर था वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें इंडियंस को शामिल करने के लिए अब 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए थे, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। यह पहली बार था जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंडियंस को ऑफिशियल रूप से शामिल किया गया था। नेक्स्ट पार्ट इज सेपरेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स हैं इसमें। पहला देखते हैं हम सेपरेशन ऑफ बजट्स। इस एक्ट के तहत पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट्स को अलग किया गया था। पहले एक ही कंसोलिडेटेड बजट होता था, लेकिन अब सेंट्रल का अलग और प्रोविंसेस का अपना इंडिपेंडेंट बजट हो रहा था। यह सेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक कदम था। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डायरकी इन प्रोविंसेस। ये क्या होता है डायरकी, देखते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में बांटा था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में सब्जेक्ट्स में अलग अलग फील्ड्स होते हैं जिस पे काम करना था, जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इन्हें गवर्नर और उनके मिनिस्टर्स मिलकर चलाते थे, और ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को उत्तरदायी होते थे, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होते थे, उनको किसी भी चीज में आंसरेबल होते थे। नेक्स्ट वन इज रिजर्व सब्जेक्ट्स, जैसे पुलिस, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। इन्हें गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलाती थी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। इस दोहरे शासन को कहा जाता था डायरकी, यानी डबल रूल। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं रहा। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ हाउसेस, जिसको कि बाइकैमलरिज्म भी बोलते हैं। इस एक्ट में पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल लेवल पर। अब 2 हाउसेस बनाए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस बोलते थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस बोलते थे। करंटली हम इंडिया में और कुछ कंट्रीज में ये सिस्टम अभी भी यूज होता है। इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस को राज्यसभा भी बोलते हैं, और ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। इन दोनों हाउसेस के ज्यादातर मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाता था, और ये एक डेमोक्रेटिक कदम माना गया है उस टाइम का। नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरेट्स, इसमें कम्युनल और लिमिटेड फ्रेंचाइज, ये 2 कॉन्सेप्ट पे कुछ फीचर्स लाए गए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का दायरा और बढ़ाया गया। मुस्लिम्स के अलावा अब क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, सिख्स और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। इससे ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अलग मजबूती मिली, जिसकी ये सोसाइटी को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया इलेक्टोरेट्स के बेसिस पर। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड फ्रेंचाइज। वोटिंग राइट्स सभी इंडियंस को नहीं मिले थे उस टाइम पे। ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को दिया गया था जो निम्नलिखित क्वालिफिकेशंस पूरे करते थे, जैसे कि प्रॉपर्टी ओनरशिप होना, टैक्स का पेमेंट होना, एजुकेशनल स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना। ये भी एक डिवाइड एंड रूल के टाइप का ही एक सिस्टम था, इसलिए केवल एक छोटा सा सेक्शन ही वोट कर सकता था, जिसे कहते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज। अगला पार्ट में अलग अलग कमीशंस बनाए गए, जैसे कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक स्टैट्यूटरी कमीशन। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया क्या था?
इस एक्ट के तहत पहली बार हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस लंदन में इस्टेब्लिश किया गया। उसे कुछ पावर्स दी गई जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया के पास थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास थी, उनकी पावर्स इस ऑफिस को दी गई, जैसे ट्रेड मैटर्स, माइग्रेशन इश्यूज एक्सेट्रा। अनदर वन वाज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट। इसी को आधार पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, जो अभी यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में ट्रांसफॉर्म हुआ यूपीएससी में। एक मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट सिस्टम था। हालांकि इंडियंस को इसमें कुछ ऐसे अनजस्टिफाइबल क्वालिफिकेशन दिए गए थे जिससे कि इंडियंस को मुश्किल होता था इसमें क्वालिफाई करना। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कमीशन एक्ट में ये प्रावधान भी था कि इसके लागू होने के 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी जो इसके कार्य प्रणाली का एक इवैल्यूएशन करेगी। ये कमीशन बाद में साइमन कमीशन, जो साइमन गो बैक जो फेमस कैंपेन हुआ था, ये उसी के अगेंस्ट हुआ था, जो 1927 में बना था, जिसका पूरा देश ने बॉयकॉट किया था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सो दैट्स इट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और पहला प्रैक्टिकल कदम उठाया था डिसेंट्रलाइजेशन, इंडियन पासिफिकेशन और रिफॉर्म्स के माध्यम से। हालांकि ये बस बोलने की चीज़ें थी, ये बस जो इंडियन प्रोटेस्ट हो रहे थे ऑल ओवर द कंट्री, उनको दबाने के लिए ये नॉमिनल कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करते थे जिसकी जो ऑन पेपर बहुत अच्छे लगते थे, पर इसका फिजिबिलिटी बहुत कम होता था। डायरपी और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोविजंस ने इस एक्ट को और कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल भी बना दिया था। और हाँ, हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फीचर्स याद रखने के लिए ट्रिक टू रिमेंबर भी एक देखते हैं। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसमें 1919, इसमें 19 दो बार आ रहा है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर डाई, टू टाइम्स, डायआर्की एंड बाय, टू टाइम्स है ना, डाई एंड बाय कैमेरलिज्म। इसमें हम सेपरेट भी करना होगा टू टाइम्स, सिंस ये टू टाइम्स आ रहा है, तो दिस स्टैंड्स फॉर सेपरेशन ऑफ बजट्स, सेंट्रल और प्रोविंशियल। तो ये मेन फीचर्स हैं इसमें। अभी बाइकैमरलिज्म में अपर लोअर हाउस, डायआर्की में ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट्स, ये तो आपको याद ही होगा, सेपरेशन ऑफ बजट्स में सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट। इसके बाकी के फीचर्स भी हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय और इलेक्टोरेट्स। अब ये सेपरेशन में हम इलेक्टोरेट को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी बनाए गए थे। तो ये मेन फीचर्स थे इस एक्ट के, जिससे कि आप ये 1919 टू टाइम्स आ रहा है, इसको इसके बेसिस पर आप ये याद रख सकते हैं मेन फीचर्स। दैट्स इट। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।